हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इग्नू के MSD 5 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है साहित्य सिद्धांत और समालोचना। इसमें हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें बनता है, संस्कृत आचार्य द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं काव्य लक्षण होते क्या हैं। काव्य शास्त्र के स्वरूप को समझने के लिए कालांतर में विभिन्न काव्य संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें काव्य तथा उसके लक्षणों पर आचार्यों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने अपने मत को प्रमुखता देते हुए विभिन्न काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं। यद्यपि इन सभी मतों को सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर हम संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख आचार्यों तथा उनके समीक्षकों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षणों की विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं संस्कृत का आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण। इसमें सबसे प्रमुख जो हैं वो हैं आचार्य भामे। तो भामे 6वीं शताब्दी के प्रमुख संस्कृत आचार्य थे। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, शब्दार्थों सहितों काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित काव्य को, भाव को काव्य कहते हैं। यहाँ सहित शब्द भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। सहित के यहाँ दो अर्थ हो सकते हैं, हित सहित और साहित्यिक समन्वय। हित सहित लेने पर भावों की परिभाषा इस प्रकार होगी, शब्द और अर्थ के लोक कल्याणकारी भाव को काव्य कहा जाता है। परंतु साहित्यिक समन्वय अर्थ लेने पर परिभाषा का स्वरूप कुछ इस प्रकार से होगा, शब्द और अर्थ के साहित्यिक समन्वय को काव्य कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं आचार्य दंडी का मत। आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी के संस्कृत आचार्य थे। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है, शरीरताम वदिष्टार्थ वयवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट और अर्थ से युक्त पदावली को ही काव्य, पदावली तो काव्य का शरीर मात्र है। यहाँ स्पष्ट है कि आचार्य दंडी शब्द और अर्थ को काव्य का केवल शरीर मानते हैं, काव्य की आत्मा नहीं। वस्तुतः आचार्य दंडी अलंकार काव्य के प्रणेता थे। उनके अनुसार बिना अलंकार काव्य की सृष्टि असंभव है। आचार्य वामन 8वीं शताब्दी के संस्कृत विद्वान थे। इन्होंने रीति संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है, काव्य शब्दायाम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वतरते, अर्थात गुण व अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य के रूप में जाना जाता है। आचार्य वामन ने आचार्य भामा तथा आचार्य दंडी से अधिक परिष्कृत काव्य की परिभाषा दी है। उन्होंने गुण व अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य माना है। अपने काव्य लक्षणों से वामन ने दोषहीनता को भी स्थान दिया है। आचार्य रुद्रट कहते हैं, आचार्य रुद्रट 9वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे। उन्होंने आचार्य भामा का अनुकरण करते हुए शब्द व अर्थ को ही काव्य माना है। उनके अनुसार शब्दार्थों सहितम काव्यम ही काव्य का उचित परिभाषा है। अलंकारवादी होते हुए भी आचार्य रुद्रट ने रस के सिद्धांत को अपने काव्य में अलंकारों की सत्ता माना है। अब पढ़ते हैं हम आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट जो कि 12वीं शताब्दी के संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य की परिभाषा निम्नलिखित दी है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य वह शब्द तथा अर्थ है जो दोषहीन, गुण से अलंकृत तथा कभी कभी अलंकारहीन होता है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के 4 लक्षण हैं। नंबर 1, शब्दार्थों में मम्मट ने काव्य को शब्द तथा अर्थ का योग माना है। उन्होंने आचार्य भामा, वामन, रुद्रट आदि काव्याचार्यों का अनुसरण किया। इस मत के अनुसार काव्य न तो शब्द के सौष्ठव का परिणाम है और न ही अर्थ के सौंदर्य का। इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य की सृष्टि करते हैं। अदोषो, इसमें मम्मट के अनुसार काव्य दोषहीन होना चाहिए। आचार्य वामन ने भी अपने काव्य को दोषहीन माना, परंतु आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य कभी दोषहीन हो ही नहीं सकता। कवि कितना भी सावधान क्यों ना हो, लेकिन काव्य में दोष आ ही जाता है। विश्वनाथ कहते हैं कि काव्य में दोष होने पर भी उसका काव्य बना रहता है, भले ही सौंदर्य में थोड़ा बहुत व्याघात आ जाए। सगुणों में मम्मट ने काव्य को गुण युक्त माना है, लेकिन यहाँ आचार्य विश्वनाथ मम्मट से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार
गुण शब्द अर्थ के नहीं अपितु रस के धर्म हैं। मम्मट के काव्य के गुण के पक्ष में आचार्य बलदेव उपाध्याय अपना मत रखते हुए कहते हैं कि रस की अभिव्यक्ति गुण की सत्ता पर ही निर्भर करती है। अलंकृति पुनः क्वापी। आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार काव्य का आवश्यक तत्व नहीं है। मम्मट का मानना है कि अलंकार के न होने पर भी काव्य का काव्यत्व नष्ट नहीं होता। अलंकारवादी आचार्यों ने मम्मट के इस मत की आलोचना की है। वस्तुतः आचार्य मम्मट रसवादी कवि थे, इसलिए उन्होंने काव्य में गुण और रस पर अधिक बल दिया है। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत के आचार्य थे। उन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की थी। आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन करते हुए उन्होंने काव्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है। वाक्यम रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। इस परिभाषा में रस को ही काव्य माना गया है, जबकि पूर्व आचार्यों ने काव्य में शब्द, अर्थ, अलंकार और सगुण की निष्पत्ति की थी। बाबू गुलाब राय ने उपयुक्त परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि वाक्य से कला पक्ष और रसात्मकम से अनुभूति पक्ष की अभिव्यंजना होती है, परंतु डॉक्टर भगीरथ के अनुसार यदि रस को ही काव्य लें तो काव्य क्षेत्र संकीर्ण हो जाएगा, यानी कि उसका क्षेत्र बहुत ही छोटा रह जाएगा। यहाँ रस का अर्थ माधुर्य और सरसता को समझने से परिभाषा को व्यापक रूप मिलेगा। मिश्र जी का कहना है कि यदि रस ही काव्य होगा तो बिहारी और केशव की रचनाएं, बिहारी और केशव बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं, इनकी रचनाएं काव्य क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में अधिकांशतः अलंकार व उक्ति व चित्र को ही स्थान दिया है। अब हम पढ़ते हैं पंडित जगन्नाथ का मत। पंडित जगन्नाथ 7वीं शताब्दी के आचार्य थे। उन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में काव्य के लक्षण निम्नलिखित बताए हैं। रमणीयात् प्रतिपादकः शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय का अर्थ प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। यहाँ रमणीय शब्द अस्पष्ट है। बाबू गुलाब राय के अनुसार यहाँ रमणीय का अर्थ मन को लीन करने वाला या मन को रमाने वाला है। उनका मानना है कि रमणीयता के अंतर्गत रसात्मकता और अलंकार आदि के चमत्कार भी आ जाते हैं, अतः यहाँ रमणीय शब्द का अर्थ व्यापक रूप से लिया जा सकता है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने उक्त व्याख्या की आलोचना की है। उनके अनुसार शब्द में अर्थ की रमणीयता नहीं रहती, बल्कि वाक्य से रमणीयता प्राप्त होती है, अतः शब्द के स्थान पर वाक्य का प्रयोग होना चाहिए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आचार्य मम्मट ने काव्य की जो परिभाषा और लक्षण दिए हैं वे ही उपयुक्त और तर्कसंगत है। तो हमने यहाँ पर संस्कृत आचार्यों के मत पढ़े और उनके द्वारा प्रतिपादित रस भी पढ़े कि किसने किस रस का प्रतिपादन किया है, कौन किस के प्रतिपादक हैं। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो संस्कृत के आचार्यों का मत हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण क्या होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।